हमारे साथ जानी मानी आईटी कंपनी साइंट लिमिटेड कार्यक्रम में हो रही है शामिल। जून 1993 में इस हुई कंपनी की स्थापना। 1997 में बीएसई एनएसई पर लिस्ट हुई। कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज को और सभी ग्लोबल टेक कंपनियों को सॉल्यूशंस देने का कारोबार करती है और 30 साल से ज़्यादा का लंबा कारोबार है साइंट का। 19 से ज़्यादा देशों में कारोबार है। 15,000 से ज़्यादा एसोसिएट्स हैं साइंट लिमिटेड के। आइए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ साहब से की जाए मुलाकात। अजय अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही आईसीडब्ल्यू की डिग्री भी होल्ड करते हैं। बिट्स पिलानी से आपने इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है। 38 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर का, और पिछले 11 साल से साइंट के साथ हैं आप। टाटा केमिकल्स, पीटी एशिया पैसिफिक और जेके सीमेंट जैसी कंपनी, दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का अग्रवाल साहब का अनुभव भी है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी कंपनी का चूँकि जो मेरे पास डेटा है 85% रेवेन्यू सर्विसेज से आता है। इस वक्त मैं एक इंडस्ट्री को लेकर आउटलुक लेना चाहता हूँ। जिस तरह से ग्लोबल माहौल है, रिसेशन की बातें, धीमेपन की बातें लोग कर रहे हैं, क्या वाकई में सर्विसेज सेक्टर में जो आईटी कंपनियां हैं उनके लिए कोई चुनौतियां हैं? ग्लोबल डिमांड आउटलुक किस तरह का दिख रहा है, जरा समझाएं सर। धन्यवाद अनिल जी। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आई एम ऑल्सो योर फैन। आप जिस तरह से आपकी जो भी आप प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही सरल और बहुत ही आनंदमय रहता है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारी इंडस्ट्री की यदि आप बात देखें तो जैसे आपने बताया कि हमारा काम कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, जो थोड़ा आईटी से अलग है। और जो हमारा काम है, जैसे अभी हमारा एरोस्पेस में एक बड़ा काम था, लास्ट ईयर हमारा कम्युनिकेशन में काम है, रेल ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव, मेडिकल, इन सब एरियाज में हम लोग काम करते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि हमारे लिए जो माहौल है वो थोड़ा आईटी से अलग है। यदि आप देखेंगे आईटी कंपनीज में जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उसमें काफी ले ऑफ्स की बात हो रही है, जिसकी वजह से एक माहौल में एक अनसर्टेनिटी है। जबकि यदि आप इंजीनियरिंग सर्विस देखेंगे तो हम लोग इंडस्ट्रियल्स के लिए काम करते हैं, और जो जिस तरह की कंपनीज के लिए काम करते हैं, एग्जांपल लीजिए एरोस्पेस का, और एरोस्पेस में जो एयरबस, बोइंग जैसी कंपनी है, वो आजकल बड़ी हायरिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारे जो वर्टिकल हैं, एरोस्पेस जो हमारा एक बड़ा वर्टिकल था, जिसमें कुछ तकलीफ रही कोविड की वजह से, और आप देख रहे हैं कि आजकल कितनी एयरक्राफ्ट की डिमांड बढ़ रही है, कितने नए सौदे हो रहे हैं। तो अभी हमारा कोविड के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का माहौल एरोस्पेस में बहुत अच्छा है। रेल जो हमारा सेगमेंट है, उसमें कुछ अच्छा टाइम नहीं चला कोविड की वजह से, वो एक बहुत अच्छा चल रहा है। कम्युनिकेशन और जो हमारे बाकी वर्टिकल्स हैं, माइनिंग, यूटिलिटीज वगैरह, और मेडिकल और ऑटोमोटिव हमारे अपकमिंग वर्टिकल्स हैं, इन सब में हमारा भविष्य सभी में इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा दिख रहा है। साइंट को आईटी कंपनी के बजाय टेक सॉल्यूशन कंपनियों की तरह देखना ज़्यादा ठीक है, और जिन स्पेस में, जिन वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है, वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक अग्रवाल साहब मानकर चल रहे हैं। ये सुनकर अच्छा लगा सर। नतीजे भी आपकी इस तिमाही के जो आए थे बहुत ही दमदार दिखे हैं। डॉलर आय 16% बढ़ना तिमाही दर तिमाही किसी भी लिहाज से छोटी बात नहीं। मुनाफा लगभग दुगुना हुआ। आपके मार्जिन्स भी 10 से 13, सवा 13% तक बढ़कर आए। तो ये जो पिछली तिमाही के नतीजे आपके बेहद शानदार रहे, ये आगे किस तरह की कहानी बता रहे हैं? चौथी तिमाही और अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए सर? देखिए, एक जो हमारा लीड इंडिकेटर होता है, दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि आप यदि देखें कि हम लोग जहां ये बात हो रही है कि आजकल हायरिंग से मैं शुरू करना चाहूंगा। हम लोगों ने करीब 1900 पीपल, 1900 लोग इस साल में कंपनी में ऐड किए हैं, जबकि हमारा यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा रहा है, करीब 90% के करीब, और उसमें 1900 लोग हमने ऐड किए हैं, जो आपको बता रहा है। और हमारी हायरिंग काफी अच्छी चल रही है कि आने वाले समय में हमारा ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा है। हमारी जो ऑर्डर बुक है और हमारी जो डील विंस हैं, वो बहुत अच्छी रही हैं। और जैसा आपने कहा कि क्वार्टर 3 में बोथ ग्रोथ में और मार्जिन में हमारा एक अच्छा आउटलुक है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग बजट बना रहे हैं अगले साल के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर जो इनिशियल चीजें दिख रही हैं, एक तो ऑर्गेनिक बिजनेस में हम लोग एक अच्छा ग्रोथ, ये जो ट्रैक्शन अभी आपने देखा क्वार्टर 3 में, ये चलेगा आने वाले साल में और आने वाले समय में। और जो मार्जिन है वो आप देखेंगे फर्दर इंप्रूव होगा। और क्वार्टर 4 में हमारा जो एग्जिट मार्जिन है, हमारा जो सर्विसेज बिजनेस में है, उसमें सोचते हैं
कि हमको 16% 17% मार्जिन हम लोग कर सकते हैं। अभी भी 15% का जो हमारा कोर बिजनेस था सर्विसेज का उसमें आया, और आप देखेंगे कि हम लोग उस मार्जिन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला साल ग्रोथ के हिसाब से और जो मार्जिन के हिसाब से आप देखेंगे कि काफी सॉलिड रहेगा। यदि एक बात और मैं उसमें जोड़ूं, यदि आप देखें कि हमारे कंपनी में काफी कैश रहता था और काफी निवेशक नाराज थे कि हम लोग कैपिटल एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने कई नए ग्रोथ इंजन कंपनी में जोड़े हैं, जिनमें से एक प्लांट इंजीनियरिंग में है, जो कि एक बड़ा एसेट है जो हमारे पोर्टफोलियो को और इम्प्रूव कर रहा है। तो उसका भी पूरे साल का जो नतीजे हैं वो अगले साल में आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। उसका भी बेनिफिट हमको अगले साल देखने को मिलेगा। वंडरफुल। तो कैश का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी। सर, आपने शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि भाई आईटी कंपनी से अलग हटकर देखिए, थोड़ा सा अपने कंपनी का बिजनेस के बारे में समझाइए। एग्जैक्टली कंपनी किस तरह की सेवाएं देती है और किन को देती है? तो यदि आप देखें कि एरोस्पेस और कम्युनिकेशन हमारे दो लार्जेस्ट वर्टिकल हैं, और यदि जी। आप देखें इस वक्त क्योंकि एरोस्पेस में कुछ मंदी चल रही थी और वो जैसे मैंने कहा कि वो वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और हम एरोस्पेस में बहुत अच्छा आगे देखेंगे। मुझे कम्युनिकेशन से मैं शुरू करता हूं, जो अभी एक लार्जेस्ट वर्टिकल हमारा बन गया। तो हम जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं कम्युनिकेशन में, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूरोप में हो, या वो ऑस्ट्रेलिया में हो, जितने वर्ल्ड के लार्जेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। और आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, फाइबर टू होम। सब लोग आज टेक्नोलॉजी का यूज इसी तरह से हो रहा है कि सब लोग को इंटरनेट चाहिए, चाहे वो रेजिडेंस हो या ऑफिसेज हो, और उसमें नए नए अपग्रेड्स हो रहे हैं, स्पीड चेंज हो रही है, 4G 5G प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक पुर्तगाल में एक कंपनी इस साल में एक्वायर की है, वो 5G की कैपेबिलिटीज भी रखती है। तो हमारा काम सारी कंपनी के हमारी कंपनी का काम कम्युनिकेशन में सबसे बड़े वर्ल्ड के जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड करती है नेटवर्क्स का अपग्रेड करना, नेटवर्क्स का डिजाइन करना, उनका एसेट मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड काम। एरोस्पेस लीजिए तो जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने इंजन डिजाइन से काम शुरू किया, तो जो उसके सबसे बड़े प्लेयर्स हैं सब लोग जानते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। बोइंग सबको मालूम है कि वो एक हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है। तो अगेन एरोस्पेस में आप देखेंगे जितने भी टियर 1 टियर 2 कंपनियां हैं वो हमारे कस्टमर हैं, और हम उनके लिए इंजन डिजाइन से लेकर और एयरक्राफ्ट के वेरियस एस्पेक्ट्स, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो। हमारा सिंगापुर में एक डिजिटल एमआरओ है, यदि मैं उसको कहूँ डिजिटल एमआरओ, तो वो फिजिकल रिपेयर नहीं है, उसमें हम डिजिटल तरीके से रिपेयर करते हैं। तो हमारा काम मोस्टली फॉर्च्यून 500 कंपनी से है, और हम इनको इंजीनियरिंग सर्विसेज या नेटवर्क कम्युनिकेशंस यूटिलिटीज रिलेटेड काम में मदद करते हैं। के तो ये आपके लिए। अच्छा सर, एक और चीज़ जो साइंट डीएलएम, ये इसका आपने आईपीओ लाने के लिए पेपर्स भी फाइल किए हैं, राइट सर? क्या स्टेटस है? जी और जी हाँ, जी हाँ। ये आपकी सब्सिडरी कंपनी क्या, किस तरह से, जरा इसके बारे में बताएं सर। आपने सही कहा, ये 100% सब्सिडरी कंपनी है, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका आइडिया ये था कि हम लोग जो चीज़ें डिजाइन करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑब्सोलेसेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोग पहले प्रोटोटाइप बाहर से कराते थे। हम लोगों ने एक एक्विजिशन किया था करीब 7-8 साल पहले, और उस बिजनेस में एक अलग सेगमेंट है, अलग इंडस्ट्री है, अलग तरीके का काम है। तो ये हमारी 100% सब्सिडरी है, और हम लोग इसको साइंस सर्विसेज के साथ रन कर रहे थे। मगर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग दो इंडस्ट्री वर्टिकल्स अलग रखेंगे, एक हमारा सर्विसेज वर्टिकल रहेगा और एक हमारा डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग रहेगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग आईपीओ करने का पर्पस ये है कि उसमें जो इन्वेस्टर्स उस फील्ड को ज्यादा अच्छे से समझते हैं वो उसमें निवेश कर सकते हैं, और वो अपना खुद कैपिटल रेज कर सकता है। उसमें बहुत अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं, जैसे आप देखेंगे मेक इन इंडिया में और चाइना प्लस जो बातें चल रही हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो इसीलिए हम लोग उसको आईपीओ करके एक अलग उसको पहचान बना रहे हैं, ताकि वो अपने सही तरीके के इन्वेस्टर्स ढूंढ सके, और जो इन्वेस्टर सर्विसेज को लाइक करते हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस कोर में रह सकते हैं,
और इन्वेस्टर्स को एक और चॉइस है कि वो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है सर। अजय अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंपनी के बिजनेस मॉडल और आगे के प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स और सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। शुक्रिया सर आपका।